मुझे ये नहीं मालूम था कि जो आपका पहला मूवी होता है किसी प्रोडक्शन हाउस का, फर्स्ट मूवी अगर है तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन नंबर 1, देन प्रोडक्शन नंबर 2। आई डिडंट नो दैट एंड मुझे को चांस मिल रहा था। मेरे पेरेंट्स से भी मैं बात की थी। उस टाइम पे मैं दिल्ली में थी और क्या हुआ, लॉकडाउन होने से 2 महीने पहले की बात है, मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया, यार ऐसा ऐसा आ रहा है, मैं जाऊँ क्या? मेरे को चीजें चुरा लेता था। लड़का था। अरे भाई कभी रबड़ चुरा लेगा या ले लेगा पेन, लुटाएगा नहीं। मुझे डांट पड़ती थी उसकी घर पे। मैंने देखा इसने डाली चोरी पकड़ी गई। So I left that movie just because I thought someone is calling me to हैदराबाद, रामोजी फिल्म सिटी में वो शूट होना था एंड सेकंड लीड कैरेक्टर था और मुझे नॉलेज नहीं थी, मैंने छोड़ दिया। जो आयशा खान को हम सब जानते हैं, जो कि एक मॉडल है, आर्टिस्ट है, तो उसके अलावा कुछ है जो आप हमें अपने बारे में बताना चाहती है जो कि सीक्रेट है? लव लाइफ के बारे में? लव लाइफ, बॉयफ्रेंड वगैरह? मेरा लव लाइफ के नाम पे ना मतलब क्या होता है, किस्मत डूबा हुआ है क्या है। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मतलब शेव था, फुल शेव टाइप था उस टाइम पे। पता नहीं मुझे फुल शेव लड़के पसंद कैसे आते थे। अभी तो अगर कोई बोले नो बियर्ड नो निकाह, तुम्हारा बियर्ड नहीं है, मैं शादी नहीं कर सकती। रीजन? आई लव। तो हाल ही में आप दुबई गए थे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ से क्या सीखने को मिला आपको? हाँ, तो मैं दुबई गई थी, मैं रही, ठीक है। तो वहाँ पर ये सीखने को मिलता है कि आपको अगर मदद करने वाले लोग मिल रहे हैं तो आपको। हेलो एवरीवन, आप सबका बज़्म फनकार पॉडकास्ट पर स्वागत है। और आज हमारे एपिसोड 6 में है आयशा खान, जो कि एक टॉलीवुड एक्ट्रेस है, इन्फ्लुएंसर है और एक मॉडल भी है। तो जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी। प्लीज़ मीट आयशा खान। तो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस करने के लिए शुक्रिया। एक्चुअली मैं अभी मॉडलिंग में हूँ फ़िलहाल। जब हैदराबाद आई थी तो एक अपन जैसे जॉब करते हैं वैसे कर रहे थे एंड कभी कभी आपको नहीं मालूम होता है कि आप लाइफ में क्या करने वाले हैं। एक एक्टिंग का शुरू से था कि एक्टिंग करनी है। 2 मूवी मैंने अभी किया भी है, करेक्टर रोल किया है। एक शेयर ऑटो मूवी है तेलुगु, उसमें वेंकट स्टार है, ठीक है, उनके साथ किया है। हेबा पटेल है मूवी में, अली सर हैं, मतलब शानी है जो कि आपने बिग बॉस तेलुगु में भी देखे थे, ठीक है। तो उन लोगों के साथ मैंने काम किया। उस मूवी में एज एन एडी भी वर्क किया, असिस्टेंट डायरेक्टर, और थोड़ा रोल भी किया, क्योंकि आपको जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो आपको छोड़नी नहीं चाहिए, करेक्ट। फिर अभी मैंने रिसेंटली KJQ मूवी में भी काम किया, छोटा सा करेक्टर रोल था। और एक होता है ना कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपके लिए वो कला मैटर करती है कि आप ये नहीं सोचते हैं कि रोल छोटा है या बड़ा है, क्योंकि एक्टर के लिए ये मायने नहीं रखता है। और बाकी इन्फ्लुएंसिंग का ऐसा था कि हमने थोड़ा कंटेंट डालना शुरू किया और फॉलोअर्स आते रहे। सो इट वाज नॉट प्लान्ड बट आई गॉट एवरीथिंग, माय फेम, एवरीथिंग इन हैदराबाद। तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आपने ये जो मॉडलिंग का जो है अपनी किस तरह से मतलब ख्याल आया आपको कि स्टार्ट करें मॉडलिंग का? क्योंकि ख्याल नहीं आया था, मैं बहुत सच बोलूँगी इस बात पे। मैं एक जॉब कर रही थी एज एन असिस्टेंट मैनेजर एक MNC में। मैंने कुछ साल जॉब किया, ठीक है, सेल्स में, ठीक है। तो अब जहाँ जॉब कर रही थी वहाँ पे कॉस्ट कटिंग चला और मेरा ले ऑफ हुआ। अब जब आपका ले ऑफ होता है और आप कुछ साल दे चुके होते हैं, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन के टाइम से जॉब कर रही हूँ, वैसा कम एज में काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें ऐसा रहा कि भाई ले ऑफ हो गया, 2 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी मिल गया था। हमें नहीं समझ में आया कि अभी करना क्या है। हम एक अपना कुछ टाइम दे चुके थे सेल्स को और अच्छा कर भी रहे थे, पर पहली बार ऐसा हुआ कि हमें लगा कि अब हमें ना कुछ डिफरेंट करना है, हमें रेस्ट चाहिए था। आई वांटेड दैट रेस्ट। तो मैं ऐसे ही, किसी ने मुझे बोला कि आप ना ये कुछ तो अर्न करना है और अब सेल्स में वापस जाने को राज़ी नहीं हो, तो आप कुछ फिल्म इंडस्ट्री में, मेरा एक कॉन्टेक्ट था मतलब जानने वाला, ऐसी वो ऐड के लिए पूछ रहा था, प्रमोशन के लिए, बैकग्राउंड के उसके लिए, मॉडल के लिए। तो मुझे क्योंकि अर्न करना था कि चलो अभी खाली बैठने से अच्छा है आप कुछ करें, तो मैं एज अ बैकग्राउंड मॉडल गई थी। एज अ बैकग्राउंड में जब आप जाते हो तो बिल्कुल नए होते हो इस लाइन में। फिर बैकग्राउंड से मुझे आर्टिस्ट लिया गया, आर्टिस्ट से मैं डायरेक्शन में गई। और उसके बाद अभी ऐसा है कि मेरे पास काम आता है, ऐड आते हैं, अभी प्रमोशन वर्क काफ़ी आता है। तो लेकिन वो एक अनप्लान्ड तरीके से स्टार्ट हुआ था कि आप खाली बैठने से अच्छा कुछ सीखें,
और फिल्म लाइन मेरे इंटरेस्ट की थी, तो मुझे मालूम भी नहीं चला, मुश्किल से मैंने 4 या 5 बैकग्राउंड शूट करी एज अ बैकग्राउंड मॉडल, और उसके बाद मुझे एक्टिंग का चांस मिला। फिर क्योंकि अब एक्टिंग में क्या होता है, देखिए कि आप करते हो काम, आपको रियलाइज होता है कि आज सीन हो गया, आपको आज आपका पेमेंट मिल गया, अब नेक्स्ट क्या, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा डायरेक्शन सीखूं, तो इसलिए मैंने जो प्रोडक्शन हाउस में जिसमें मैंने एक्टिंग किया, उस पर मैंने उनसे बोला कि मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर चीज़ें सीखना चाहती हूँ। उस वक्त मैंने पेमेंट की भी उनसे बात नहीं की थी। आई जस्ट टोल्ड देम आई वांट टू लर्न, और ऐसे मैं उसमें घुसी उस लाइन में, और फिर तकदीर ऐसी है, अब हम चाहें भी छोड़ना इस लाइन को तो मुश्किल है बहुत, क्योंकि काम मिल रहा है। अभी ऐसा भी था कि इन्फ्लुएंसर में ये फॉलोअर्स वगैरह बढ़ गए, मुझे प्रमोशन का काम आया, इसका बैटिंग वगैरह का काम आ रहा था। आई सेड नो। एक होता है हमारे कुछ बेसिक, हाँ इंटरेस्ट में नहीं, आपके एथिक्स हैं, बोले तो आप क्या अपने घर परिवार के किसी इंसान को सट्टा लगाने के लिए क्या बोलते अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है आपका पूरा पैसा लग जाएगा। आप शराब में या धूम्रपान में किसी में भी आप अलाउ नहीं करोगे, करेक्ट। तो मेरे मन में यही चीज़ थी कि अगर कोई चीज़ मैं अपने फैमिली के लिए नहीं चाहती हूँ करना, मैं अपने फॉलोअर्स भी मेरे लिए मेरे स्पेशल हैं, ठीक है, मतलब ऐसा रहा, यही था जर्नी। तो देखिए, जैसे एक फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जाना बहुत मुश्किल है जी, तो किसी ना किसी का मतलब सपोर्ट सिस्टम होता है, तो आपका मतलब आपको किसने सपोर्ट किया उस इंडस्ट्री चूज करने या फिर आगे बढ़ने में? मुझे एज सच बोलूँ तो सपोर्ट तो नहीं रहा। इट वॉज कि मुझे एक, मैं ग्रुप में एडिट थी, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे कुछ बैकग्राउंड मॉडल्स की ज़रूरत थी। अब क्योंकि हम सेल्स बैकग्राउंड से रहे हैं, तो क्या रहता है ना, हम लोग सोचते हैं कि आगे क्या करना है, कुछ प्लानिंग रहता है माइंड में, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे लोग एज अ बैकग्राउंड कंसिडर ही नहीं कर रहे। दे आर लाइक कि अगर हम बैकग्राउंड में ऐसा फेस रखते हैं, अभी क्या होता है फिल्म इंडस्ट्री में, आप पहले के टाइम में भी देखो, जो मूवीज़ होती थी, एक एक्ट्रेस डांस कर रही होगी जो मेन लीड है, अब आप उसके पीछे ऐसे चेहरे रखेंगे जो उसको ओवर शेडो ना करें, करेक्ट। आप सेम स्क्रीन पे उससे सुंदर या फिर एक डोमिनेटिंग फेस कट वाले इंसान को नहीं रखेंगे। तो वही चीज़ हुई कि जब मैं बैकग्राउंड में काम कर रही थी, तो लोगों ने मुझसे बोला कि अच्छा आपको तेलुगु आती है क्या, अच्छा आप एक्टिंग करना आता है क्या। तो मेरा क्योंकि बचपन से इंटरेस्ट था और मुझे चांस मिल रहा था, तो मैंने मना नहीं किया। मैंने कुछ साल पहले 2020, ये लॉकडाउन का एक होता है कि मैं इस इंडस्ट्री में शायद 2020 में ही एंटर कर जाती। मेरे पास, आप, दिस अ वेरी फनी थिंग, जब आप इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते हो, सो एक मूवी थी, उसके लिए मुझे कंसिडर किया गया था, मैंने ऑडिशंस दिए। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि जो आपका पहला मूवी होता है किसी प्रोडक्शन हाउस का, फर्स्ट मूवी अगर है तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन नंबर 1, देन प्रोडक्शन नंबर 2। आई डिडंट नो दैट, एंड मुझे को चांस मिल रहा था। मेरे पेरेंट्स से भी मैं बात की थी, उस टाइम पे मैं दिल्ली में थी, और क्या हुआ, लॉकडाउन होने से 2 महीने पहले की बात है, मैंने अपने दोस्त लोग को कॉल किया, यार ऐसा ऐसा आ रहा है, मैं जाऊँ क्या? दे आर लाइक, मैंने कहा, उन्होंने पूछा मूवी का टाइटल क्या है, आई टोल्ड प्रोडक्शन नंबर 1 बिकॉज आई डिडेंट नो कि फिल्म लाइन में आप जब पहला मूवी जब टाइटल लॉन्च करने से पहले उसका प्रोडक्शन नंबर 1, 2 ऐसा बोलते हो। सो आई लेफ्ट दैट मूवी जस्ट बिकॉज आई थॉट समवन इज कॉलिंग मी टू हैदराबाद, रामोजी फिल्म सिटी में वो शूट होना था, एंड सेकेंड लीड कैरेक्टर था, और मुझे नॉलेज नहीं थी, मैंने छोड़ दिया। और फिर खैर अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर मैं उस वक्त आ जाती 1 महीने बाद, सब बंद हो गया था, तो वो मूवी नहीं आई। और मैंने एक वेब सीरीज भी की थी, मतलब ये इंडस्ट्री में अचानक से नहीं आई हूँ मैं। अरे बस पूछो मत, वो रिलीज नहीं हुई मतलब एक होता है ना कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, जब आप पूरा ट्राई कर रहे होते हो कि हाँ मेरे को ये करना है, नहीं मिलता, ठीक है। और जब आप सोचते हो कि नहीं यार मैं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा सैलरी आ रहा है, उस आपके माइंड में ही नहीं होता, और आप इस चीज़ में घुस जाते हो। तो वो वेब सीरीज था, मतलब वो था कास्टिंग काउच पे
बट मेरा था नेगेटिव लीड। तो मेरा कोई ऐसा हीरोइन वाला रोल नहीं था। मेरा था कि भाई एक डायरेक्टर है, फीमेल डायरेक्टर है, ठीक है, मैं रेफरेंस नहीं दे सकते इसमें ठीक है। तो ऐसा मुझे मिला था और वो किया भी। बजट कॉन्स्टेंट थे, कोविड आ गया, वो भी तेल में गया, मतलब बोले तो पानी में गया फिर क्या, हम जॉब पे लगे वापस, भाई जॉब जिंदाबाद। मतलब मैंने जॉब छोड़ी नहीं थी। अच्छा। उस टाइम पे मैंने जॉब छोड़ी नहीं थी। अगर मुझे ये ले ऑफ ना करते मैं नहीं छोड़ती। मतलब मेरे अंदर वो गट्स नहीं थे कि मैं नौकरी छोड़ के अपने पेशे को, ये प्रोफेशन को एक्टिंग वाला बनाऊं। क्यों? हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अब मिडिल क्लास फैमिली में क्या रहता है ना, हमारे घर वालों ने हमें अच्छा पढ़ाया। मैं बीटेक MBA हूँ, डिस्टिंक्शन में है दोनों। तो एक रहता है कि अगर आपके इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं और आप वो सब अपना जॉब छोड़ के इस लाइन में आओ, तो कोई भी आपको पागल समझेगा, पहली बात। बिल्कुल समझेगा, करेक्ट। एंड घर वाले आपको इसके लिए सपोर्ट भी नहीं करेंगे कि भाई हमने आपको इतना एजुकेटेड बनाया, फिर भी आपको इस लाइन में जाना है। और इसमें एक इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। आप काम करते हो, आप फेमस हो जाओ, काम मिलने लगे आपको। एक हर आर्टिस्ट का लक होता है, मुझे ऐसा लगता है, और कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में है। अपन उसके ऊपर नहीं जा सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि हम ये कर रहे हैं तो करके ही रहेंगे। तो बस ऐसे घुस गए, चल रहा है, आगे काम है थोड़ा, देखेंगे इंशाल्लाह अच्छा चलेगा। तो नहीं तो एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ बोले तो नहीं तो एक होता है ना कि हर आर्टिस्ट को दो तरह से काबिल होना चाहिए। पहला, अगर आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई अपनी मत छोड़ो, क्योंकि देखिए अपनी कला में आपका अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ आपके पास एक दूसरा स्किल होना चाहिए, क्योंकि हर कोई एक सिल्वर स्पून के साथ नहीं आता है। हम ऐसी बैकग्राउंड से नहीं है जहाँ हमारे घर वाले बोले कि बेटा कोई बात नहीं, हम पैसा दे रहे हैं, आप रहो, जो चाहे शूट करो। वी आर नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, सो वी हैव टू वर्क टू मेक अ प्लेस। अब वो वर्क करेगा नहीं करेगा, और हमारा प्लानिंग है कि हम किस तरह चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है आपसे जी। कि जैसे देखिए मतलब स्पेशली फॉर गर्ल्स, पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि मतलब लड़की हो तो तुम ये मत करो, तुम ये प्रोफेशन मत चुनो। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि पेरेंट्स ने कभी कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्ट किया है आपको? मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ मेरे दोनों पेरेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है। तो उनका ये था शुरू से कि आप अच्छा, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप एक अच्छे अफसर लगो या अच्छी सैलरी पे काम करो एक रेप्यूटेड कॉर्पोरेट MNC में, जो कि मैंने किया भी, ठीक है। तो उनको कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि बेटा आप घर पे बैठो, घर से काम करो। आई वॉज इन माई 7th semester of BTech when I got a job and my parents allowed me to go out. पर उसके भी बड़े एक होता है, या तो आप घर से बाहर कहीं पड़ोस तक भी नहीं जा रहे थे, अचानक से आपको दूसरे शहर जाना पड़ गया, और आपके पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है, तो भाई उनके पास टाइम नहीं है आपको ड्रॉप करने का। मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मेरा पहला सैलरी आया, ये विल लाफ कि मुझे ATM यूज़ करना नहीं आता था। सच में नहीं आता था। और क्योंकि हमारे यहाँ क्या था कि एक चीज़, एक धारणा बन गई थी कि लड़की पढ़ने में अच्छी है, अच्छा स्कोर करती है, इसका फोकस सिर्फ पढ़ने पे होना चाहिए। मतलब अगर मेरे पेरेंट्स को मैं बोलूँ कि भाई मुझे इतनी सारी बुक्स होना है, मेरे पेरेंट्स एकदम पे कर देंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मुझे ट्रिप पे जाना है, घूमने जाना है, पार्टी करनी है, एक्टिंग करनी है, दे विल से बेटा जो करना है ना, जब तुम कमाओगे ना खुद, तब तुम्हें पता लगेगा। और मैंने अपनी पहली सैलरी से क्या क्या बेवकूफ़ियाँ की थी, आप हंसेंगे। सैलरी कम ही थी, मुझे पूरे 4 साल बीटेक के मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं फेरेरो रोशर का 3 वाला भी डब्बा लूँ। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने घर वालों का पैसा फालतू खर्च ना करूँ। मेरी शुरू से आदत थी, अगर मेरे मम्मी पापा ने बोल दिया बेटा ये नहीं लेना है, तो मैं दूसरी बार नहीं पूछूंगी। सो वो आदत ऐसी कंटिन्यू रही कि मेरे मम्मी पापा मुझे पॉकेट मनी देते थे कॉलेज टाइम में 50 रुपये हफ्ते की, ठीक है। मतलब हाई स्कूल में मेरे को 30 रुपये हफ्ता मिलता था, उसमें मतलब आई वॉज अ फूडी, ठीक है। और मुझे समझ में आ गया था 30 रुपये में मैं पूरा हफ्ता मज़े कैसे करूँगी। एक पनीर पेटी आता था 5 रुपये का,
30 रुपये देते थे वो। सैटरडे कभी कभी ऑफ रहता था, सेकंड सैटरडे ऑफ स्कूल का। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं खाने के अलावा पैटीज ज़रूर खाऊं। ठीक है, मेरे प्रायोरिटीज़ क्लियर थे। कॉलेज में भी मेरा प्रायोरिटीज़ क्लियर था कि कैंटीन में मम्मी बोलती थी बेटा तुम्हें तो बाहर का ही खाना है, तो तुम्हें पैसे दे देते हैं, खा लो बाहर का, वैसा। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से पैसा कभी कभी इकट्ठा भी करती थी, बोले तो कि हाँ सेविंग कर लिया, अब आज हम डोमिनोज से ऑर्डर करेंगे, वैसा। सो आई यूज्ड टू बी दैट गर्ल। ठीक है, कि भाई हम सेव कर रहे थे, तो हमें कभी ये हिम्मत नहीं हुई कि हम आउट ऑफ द वे जाके इतनी सी चॉकलेट पे इतना पैसा लगाएं। सो जब मेरा पहला सैलरी आया तो मैं थी हवा में। अभी मेरे पापा बोलते थे बेटा जब तुम खुद कमाओगे तब तुम्हें पता लगेगा कि पैसा ना पेड़ पे नहीं उगता है। ये हर मम्मी पापा का डायलॉग रहता है। ठीक है, बट आई वॉज डिफरेंट। मेरी सैलरी फर्स्ट सैलरी सम 12,600 थी। लास्ट मेरी 42 थी प्लस इंसेंटिव्स, मतलब जब मैं जॉब कर रही थी। तो भाई 12,600 आए, मैं गई सीधा मॉल। मैंने कहा आज तो भाई ऐश है। हाँ, हॉस्टल का पेमेंट कर दिया। मैंने कहा मम्मी पापा अब मेरे को आपसे पैसा नहीं चाहिए, अब मैं खुद संभालेंगे। पापा बोले ठीक है बेटा, नया नया पैसा उड़ाओ। पहली बार कमा रहे थे। पहली दिक्कत तो ये हुई कि एटीएम में पैसा निकालना नहीं आ रहा। मैंने एक दोस्त को बोला यार एक हेल्प चाहिए थी। कह रहे क्या चाहिए? मैंने कहा यार एटीएम कैसे यूज़ करते हैं ये बता दे। ठीक है, लिटरली मुझे एटीएम इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है, मैं कार्ड को उल्टा लगा ले रही। तो बोलते हैं इसमें ना ये इसको ना वो करना रहता है, मतलब एक एक्टिवेट करता है, एक ओटीपी आता है, मुझे नहीं मालूम था। वो लगाया, फिर मैं उससे बोलती, मैंने कहा देख मैं ना काउंट करूँगी, तूने एक भी नोट उठाया ना इसमें से, छोड़ती नहीं मैं तेरे को। ऑफिस का ही फ्रेंड था, सो ही हेल्प मी। कह रहे ले रख अपना पैसा। फिर बाद में बोलता देख तेरी पहली सैलरी है, पार्टी मिलेगी। सो मैंने कहा अच्छा तू गोलगप्पे खाता है? कह रहा हाँ। कह एक गोलगप्पे खा। 20 रुपए के गोलगप्पे। मैंने कहा खा ऐश कर। कह रहा तुझे नहीं खाने? मैंने कहा मैं नहीं खाती, मैं पैसे बर्बाद नहीं करती। अभी हमारे रिश्तेदार भी आते थे ना, तो मेरे मम्मी पापा से पूछते अच्छा आयशा क्या क्या कर लेते? ठीक है, तो बोलते हाँ पढ़ाई में अच्छी है। क्या पढ़ाई के अलावा क्या करते? फिर बस पढ़ाई करते, सीधी सादी बच्ची। ठीक है, तो हमारी काफ़ी ट्रिप्स इस वजह से कैंसिल हुई हैं, स्कूल ट्रिप्स, कि हम पढ़ने में अच्छे थे। ओके। अभी सारे बच्चे जा रहे हैं किसी ट्रिप पे। ठीक है, तो हमारे घर वाले ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये इस मतलब एक बार मेरे पेरेंट्स ने बड़ा प्यारा एक्सक्यूज़ दिया। हमारी क्लास टीचर बोल रही है वाओ की ट्रिप है वर्ल्ड्स ऑफ वंडर की, तो भाई सब बच्चे जा रहे हैं, इनको भी जाना है। तो मेरे पापा ने मुझे बोला मना कर दो बेटा, आपकी पढ़ाई के एग्जाम्स क्लोज आ रहे हैं आपको, तो पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, तो मैंने जाके मैम को बोला कि मना कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्यों मना कर रहे हैं? मैंने बोला पापा बोल रहे हैं कि ना सेफ्टी को इशू हो सकते हैं, मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी को। तो मैम बोली बेटा तुम तो दूसरों की सेफ्टी के लिए खतरा हो, तुम शुक्र मनाओ हम तुम्हें लेके जा रहे हैं। बिकॉज मैं शैतान थी। अभी परसों की ही बात है, मैंने फूड ऑर्डर किया। ठीक है, मैं पता नहीं क्या दिमाग में कीड़ा है एक्टिंग का, तो मैं कॉल उठा के बोली, स्विगी वाले का कॉल था, कढ़ाई चिकन। ठीक है, तो मैं बोली हाय यस, तो वो बोला मैम स्विगी का ऑर्डर है। या आई एम कमिंग डाउन। ओके, तो मैं ऐसा बोली नीचे गई। जैसे ही वो रैंप पे आया, भैया जल्दी खाने दे दो, बहुत भूख लग रही है। और भाई वो डिलीवरी वाला ऐसा। मैं शरारती हूँ, मतलब अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं तो डेली मजाक करूँ। तो आप कभी किसी से ऐसे प्रैंक्स किए और भी लाइफ में? और हर दिन कितने करते हैं? देखो मौका मिल जाए तो मैं हर दिन करूँ। ठीक है, अभी ऐसा भी करती थी मैं स्कूल टाइम में, वो रबर का वो आता था, क्या बोलते लिजर्ड। हाँ। बोले चिपकली। ठीक है, तो मैं क्या करती थी, एक टीचर थी जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी। मतलब उनसे मेरी थी दुश्मनी, और मुझे एक दिन समझ में आ गया था कि इस औरत को उस छिपकली से दिक्कत है। तो मैं एक फ्रेंड से छिपकली ले ली। ठीक है, और वो छिपकली में सुबह जल्दी पहुंचा देते थे रिक्शा वाले। ओके। डाल दी मैं उनके रजिस्टर ओपन हुआ, और मैम भी ऐसे जंप की। एंड मतलब शक मेरे पे नहीं गया, फिर क्योंकि हम फर्स्ट बेंचर थे। अच्छा। पढ़ाकू बच्चे।
मैम बोली बेटा ये किसने किया ये? आज उसको ना उसके घर पे कॉल किया जाएगा। और मैं अपनी हंसी रोक रही हूँ। तो मेरा एक और दुश्मन था एक, ठीक है, वो बड़ा परेशान करता था मेरे को, मेरी चीजें चुरा लेता था। लड़का था। अरे भाई कभी रबड़ चुरा लेगा या ले लेगा पेन, लौटाएगा नहीं। मुझे डांट पड़ती थी उसकी वजह से घर पे। तो मैंने कहा मैम मैंने देखा इसने डाली। चोरी पकड़ी गई। तो उसकी पकड़ी गई, बेचारे के पेरेंट्स को बोल गया। और भाई वो इतना डर गया कि उसको मार ना लगे, उसने हाँ भी बोल दिया, हाँ मैम मैंने करा था। क्योंकि वो मैम मारती बहुत बुरा थी। मतलब मैं कभी भी शरारत करने के बाद पकड़ी नहीं गई। अच्छा, गुड लक। अच्छा, अरे आप अपने को इतना शरीफ सीधा साधा बच्चा दिखाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, 95%, 96%, कोई शक नहीं करेगा। हाँ, और शक्ल इनोसेंट है भाई। ठीक है। एक बार और किया था मैंने, एक लड़की थी, ठीक है। अब उसका क्या था, वो बहुत धीरे बोलती थी। ओके। अब धीरे, इतना धीरे कि मैं साइड में बैठी है और मुझे उसकी आवाज नहीं सुनाई देती, ठीक है। अब वो इतनी होशियार थी, एक RS अग्रवाल करके बुक आती थी, अगर आपने मैथ्स तो सबने ही पढ़ा है, बिल्कुल, हाँ। ठीक है। अब उस बुक के लास्ट में आंसर शीट में वो रहता था, थोड़ा थोड़ा हिंट रहता। तो मैथ्स के हमें अगर बोले तो 20 क्वेश्चन मिले, तो मैडम 20 के 20 सॉल्व करके लाइए। अब हम ऐसा सोच रहे कि मैं टॉपर में हूँ, चलो मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, बट इसको कैसे कैसे इतने आंसर सॉल्व करना आ रहे। फिर मैंने ध्यान से उसकी कॉपी देखी और RS अग्रवाल का लास्ट पेज देखा। वही एग्जैक्ट हिंट वो डाल रखी है, आंसर सॉल्व नहीं किया। हाँ, सेम टू सेम। तो एक बार मैं ऐसे बोली, मैंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुए? कह रही मैंने ना बहुत मेहनत की, मेहनत लगती है सॉल्व करने में, बहुत धीरे धीरे बोल रही, ठीक है। ऐसे एक टीचर थी आर्ट वाली, वो उसके धीरे बोलने से परेशान थी। तो एक बार मेरे मुंह से निकल गया, इंटेंशनली नहीं था वो। मैंने उससे पूछा बेटा टाइम कितना, टाइम क्या हो रहा है? वो वॉचमैन क्या थी। उसने कुछ बोला, नहीं सुना, साइड में बैठी। दूसरी बार बोला, नहीं सुना। तीसरी बार जब उसने बोला, मेरे को तब भी नहीं सुना। मैं क्या गूंगी है क्या? How was the reaction? शी वॉज कंप्लीटली शॉक्ड। एंड उसका गलत इम्पैक्ट ये हुआ कि भाई लोग उसे, क्लास के बच्चे परेशान करने लगे। ओके। फिर भाई वो बोलती है कि तुम्हारी वजह से ना ये हो रहा है। मैं समझ गया, मुझे बुरा लगा। देखो मैंने उसे उस टाइम पे मतलब मुंह से निकल गया, आई डिडंट वांट टू हर्ट। फिर भाई मुझे क्या मालूम था, मैं तो सबसे बुरी बच्ची थी उसके लिए। भाई कब मैं उसकी सपोर्टर बनी, कब वो मेरे को ऐसे देखने लगी कि भाई कोई भी उसे छेड़ रहा है क्लास में, इससे बात करो। एंड दे लाइक, मतलब इसको अगर किसी ने अभी से गूंगी बोला ना, मारती नहीं। एंड क्लास के बच्चों को पता था ये मारती सच में। सच में मारती थी तुम? सच में। एक्चुअली इसका ये इंसिडेंट था, बचपन में हमारे पेरेंट्स ने बोला बेटा अगर आपको कोई भी परेशानी है टीचर के पास जाओ। मेरी चीजें चुरा लेते थे, मैं इनोसेंट थी, और घर वाले बोलते कोई बात नहीं बेटा, चुरा लिया तो टीचर से शिकायत करो। और अगर हम गलती से किसी की रबड़ ले आए तो हमारे से वापस करवा देते थे, बेटा ये चोरी है। ठीक है, वापस करवा देते थे। तो मुझे समझ में आया ये मसला ऐसे नहीं सुलझेगा, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा थिन थी, हाइट में कम थी, सबसे आगे बैठती थी पढ़ाकू। तो ऐसे बच्चों को ना लाइट ले लेते हैं। तो लाइट ले रहे, ठीक है। तो मुझे समझ में आया इसका मामला, इसका सॉल्यूशन है कुटाई। फिर मैंने कूटना शुरू करा क्लास में। भाई कोई मेरा सामान चुरा रहा है, झूठ भी बोल रहा है, मैं मार देती थी। फिर घर वालों के पास शिकायत आनी शुरू हुई कि आपकी बेटी ने आज इसको आपकी बेटी डरती नहीं है, उसको मारा। छोटे अर्ली चाइल्डहुड में। ओके। तो मेरे पापा बोले बेटा तुम्हें अगर कोई दिक्कत थी तो आपको टीचर को बोला। मैंने ठीक है, टीचर को मैं 3 बार बोली हूँ हर मसले में, टीचर को नहीं समझ में आ रहा, तो कानून अपने हाथ में लेना पड़ता है। आई वॉज दैट काइंड ऑफ। पर हाँ, धीरे धीरे एग्रेशन कम हुआ, क्योंकि एक प्रेशर होता है लड़कियों पे, आपको ऐसे बैठना है, Correct. आपको इतना तेज हंसना नहीं है, ऐसे लड़कियों को मतलब चलना भी सिखाया जाता है, तेज बोलना नहीं है, तेज बोलना नहीं है, आप ऐसे मतलब पैर कैसे रखने हैं, हम लड़कों की तरह पैर नहीं रख सकते। इस ड्रेस में तो वाकई नहीं रख सकते, बिल्कुल। ठीक है। तो और मैं थी अपोजिट, टॉमबॉय थी मैं। घर वालों ने स्पेशली बाल कट करवा रखे थे, तेते करवा रखे थे कि भाई किसी को मैं पसंद ना आ जाऊं। और भाई
उनका गेम काम कर गया। हाँ। हाँ, उनका प्लान काम किया भाई। कब? मुझे पूरे स्कूल में किसी ने प्रपोज नहीं किया, कॉलेज में मेरे को इस तरह से देखते ही नहीं थे, हर कोई बहन बना लेता था। सच में इट वर्क वेल। मैं एक बार बंक करके कैंटीन तक गई, बोले तो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, और क्लास जो टीचर था उसको कुछ समझ नहीं आता, केमिकल इंजीनियरिंग की बात है। तो मैं ऐसा गई आइसक्रीम खाने, मेरे क्लास के लड़कों ने मुझे देख लिया, बोले तो दर्द पूछ लिया वैसा। ठीक है, बोले ए तू यहाँ क्या कर रही है? तो मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, देखो। आई वाज ईटिंग आइसक्रीम। मैं आके रखी, नहीं क्लास में सब है, तुम क्लास में जाओ। मैंने कहा आइसक्रीम निपटा के मैं जाते। कह रहे नहीं तुम जाओ। तो दे कांट इवन थिंक कि ये लड़की बंक करके आइसक्रीम खा रही है। सो ऐसे इमेज थी, जस्ट इमेजिन थी। और हाई स्कूल में ऐसा था, लड़कियां हो जाती थी मैच्योर, वो करती थी उल्टे सीधे जोक्स जो हमें समझ नहीं आते थे। तो पहले वो हंसती थी उस वाक्य पे, नॉन वेज वाक्य पे। फिर क्योंकि मैं नहीं हंसी, फिर वो मेरे को देख के फिर एक बार और उसी पंच पे हंसते थे। यू कैन अंडरस्टैंड कि जस्ट किया। फिर उनके पास ये डायलॉग, यार इसका ये वाला भी समझ नहीं आया, कुछ नहीं हो सकता। सच में। और एक बार ऐसा भी हुआ, एक लड़की को पता नहीं क्या लगता था, मतलब कुछ चीजें हमारे यहाँ पे सेंसिटिव है, मतलब वी डोंट टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स करेक्ट। which happen, like we don't talk about periods, we can't even like we keep it as a secret। हाँ, एक टैबू की तरह कंसिडर करते हैं, and we can't talk about anything related to sex। करेक्ट। One girl in my high school, she had that guts ओके। to ask me, because she thought that I don't know anything, and I actually didn't know in the high school, because 8th क्लास में हमारे यहाँ रिप्रोडक्शन का चैप्टर स्किप करा दिया था कि बच्चे बिगड़ जाएंगे। ओके, क्या हुआ फिर भाई, बोले तो शी आस्क्ड मी, मेरे को तुमसे कुछ पूछना है, सही सही बता। मैंने कहा ठीक है पूछो। शी आस्क्ड मी व्हाट इज रिप्रोडक्शन। आई वाज अ स्टूडेंट, आई टोल्ड द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। कह रही नहीं तुम समझ नहीं रही हो, ये होता क्या है। मैंने कहा अभी जो बोला समझ नहीं आया क्या। इट वाज लाइक दैट। क्योंकि मैं थी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज में मैं बहुत मतलब प्रिविलेज्ड हूँ। इवन इन द दोज डेज आई विल बी फुली एक्टिव, क्योंकि हमारे घर वालों ने ना हमें वो आदत नहीं डाली कि भाई तुम ये सब है तो तुम ये नहीं करते, तुम घर के काम नहीं करते या पढ़ाई नहीं करते। अभी फर्नीचर वाला आ रहा है, मेरा भाई थोड़ा आलसी है। आलसी बोले कि उसके दोस्त ऐसे हैं जिसको लेके चले जाते हैं जब भी कोई काम होने वाला होता है। ओके। तो वो उस मौके से भाग जाता है, फरार हो जाता है कि भाई अब एक कारपेंटर आएगा तो टेबल उठाने को इधर उधर रखने को काम बोलेंगे, करना पड़ेगा। तो वो काम मैं कर रही। ठीक है, सो आई वाज अ टॉम बॉय। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आई, ठीक है, और सलून वगैरह के प्रमोशन वगैरह का काम था, मेकअप का था, स्टार्टिंग में था शूट, मैं की, ये लोग मेकअप वगैरह कर लेते। फिर वो बोलते आपने आईब्रो नहीं बनवा रखी। मैंने कहा वो तो हम बनवाते नहीं हैं। दूसरा पूछो। फिर नहीं आपने ना कभी फेस पैक ये स्पा वगैरह नहीं करवाया क्या? मैंने कहा नहीं, मुझे लगा मैं सुंदर हूँ, नहीं रिक्वायरमेंट। आई वाज लाइक, मतलब मैं ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। अरे नहीं ये सब ना कराना होता है आयशा, तो इससे ना आप और अच्छे दिखते हो। अच्छा। कि ये सब ना केयर में आता है, सेल्फ केयर में आता है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है अब कराओ भाई, करे। फिर थोड़े देर बाद आप टॉम बॉय थे क्या? तुम्हें कैसे पता चला? इट वाज लाइक दैट, बिकॉज मेरा हाई स्कूल तक मेरे इतने बाल थे। हाई स्कूल के बाद मेरे को शौक चढ़ा था, मैं मॉनिटर थी फर्स्ट टू ट्वेल्थ, अटेंडेंस मॉनिटर, डिसिप्लिन कैप्टन। ठीक है, मतलब मैं उन लड़कियों में से थी जिनसे ज्यादातर लड़कियां चिढ़ती थी कि अब ये आएगी, ये नेल कट करने को बोलेगी, ये बाल बांधने को बोलेगी, ये हमें बंक नहीं करने देगी। ठीक है, मतलब मेरी हिटलर वाली इमेज थी। आई वॉज दैट स्ट्रिक्ट। मतलब मैं हंसी मजाक अपने दोस्तों में करती थी, मेरी फ्रेंड सर्कल जो था, एक दो फ्रेंड्स थे उन्हीं के साथ हंसी मजाक। और एक वाक्य तो ऐसा भी है भाई, आप लिटरली सोच भी नहीं सकते। एनुअल फंक्शन का टाइम है, मैं डिसिप्लिन कैप्टन, तो जो बच्चों के पेरेंट्स आते थे उनको कायदे में बिठाना, उनका रिस्पेक्ट करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये काम था। एक लड़का
वो म्यूजिक में था, म्यूजिशियन टाइप, ओके। दूसरे सेक्शन का। उसने मुझे ऑडिटोरियम में देखा था एक बार कि मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ, इंटरवल टाइम में मैं हमेशा ऑडिटोरियम में होती थी। आई यूज्ड टू वॉच कि ये लोग क्या कर ले रहे, क्या माइक पे मैं परफॉर्म नहीं करती थी, बस पर मैं watch देखती करते जरूर थे। थी, मुझे अच्छा लगता था। तो उस बंदे ने मुझे वहाँ देखा था, तो उसने मतलब मेरा जो नेम रहा है डॉक्यूमेंट्स पे रिया है, ठीक है। तो उन लोगों ने, उसने मुझे देखा वहाँ पे एनुअल फंक्शन पे दूसरी बार देखा, कह रहे हैं कि आप ना बहुत अच्छे हो, आप ऐसे सबको आर्ट लोग को प्रमोट, आपको सपोर्ट करते, नहीं तो कोई देखता ही नहीं है, ऐसा बोलते। ठीक है, मैंने कहा अच्छा है। अब उसको मेरा नाम भी नहीं मालूम है अभी तक, ठीक है। और फिर बात करते करते बोल रहे हाँ ये मैं पेरेंट्स लोग को बिठा रही हूँ, कुछ ना कुछ सवाल कर रहा। अब उसने बोला कि आप कौन से सेक्शन में हो, मैंने कहा मैं 12th आई में हूँ। क्या 12th आई, कह रहा रिया वाला सेक्शन। मैंने कहा क्या मतलब, कह रहे वो तो खड़ूस लड़की है, ना खुद जीती है जिंदगी ना दूसरों को जीने देती है, हिटलर कहीं की। एंड ही स्टार्टेड सेइंग सो मेनी बैड थिंग्स अबाउट मी। आई एम लाइक, आपको पता है वो कौन है? क्या डिसिप्लिन कैप्टन है, बस थोड़ा चढ़े रहते ना ये लोग, टीचर की चाटते। एंड आई एम लाइक व्हाट इज ही सेइंग, ठीक है। तो बोलता रहा। मैंने कहा एक बात पूछनी है, मैंने एक बात सोच रही हूँ, आपने मेरे से नाम नहीं पूछा अभी तक। कह रहा क्या है? रिया। मैंने कहा मैं 12th आई वाली रिया हूँ। कह रहा फिर उसके फेस में जो डिसअपॉइंटमेंट था भाई, डर कि नहीं था? ये बस कह रहा नहीं यार आपके बारे में तो लोग बोलते हैं आप बहुत स्ट्रिक्ट हो। मैंने कहा तो मेरी क्लास में एडमिशन नहीं लिया ना। जो आयशा खान को हम सब जानते हैं, जो कि एक मॉडल है, आर्टिस्ट है, तो उसके अलावा कुछ है जो आप हमें अपने बारे में बताना चाहती है, जो कि सीक्रेट है? एक सीक्रेट ये है कि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ, फैमिली बैकग्राउंड से। मतलब देखो, मैं हर महीने ऑर्फनेज जाती हूँ, ओके। या फिर ऑर्फनेज में कुछ ना कुछ चैरिटी करती हूँ। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज एट द एज ऑफ 2 आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। I belong to Muslim Pathan family and I lost them। and उस टाइम पे क्या रहता था ना, अगर लड़का होता तो रिलेटिव्स पालते करते। तो मेरी अपब्रिंगिंग कहाँ हुई, एक मारवाड़ी फैमिली में, क्योंकि वो मेरे अब्बा के जानकार थे। ओके। और कभी मुझे पूरी लाइफ में उन्होंने महसूस नहीं होने दिया। सो मेरा डॉक्यूमेंट्स पे नाम रिया रहा, अपब्रिंगिंग हिंदू मारवाड़ी फैमिली में हुई, ठीक है। और जो बिलीफ था वो इस्लाम का रहा। ऐसा एक होता है ना कि अपना पर्सनल बिलीफ होता है, और कुछ चीज़ें आपको आपके खून से भी आती हैं, ठीक है। तो मुझे जो शायरी मिली, वो सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हमारे पूरे फैमिली में यहाँ नहीं है। ओके। कि जैसे शायरी हो गया, मैंने इंग्लिश में पोइट्री स्टार्ट की थी। लोगों ने मुझे इंग्लिश में परफॉर्म करते हुए यहाँ नहीं देखा है, बट एक्चुअली आई एम इनटू पोइट्री इन द इंग्लिश ऑन द सोशल कॉजेस। ओके। तो क्या है कि मुझे मालूम है एजुकेशन कितना मैटर करता है, और एक आप अननोन बच्चे को कैसे पाल के उसकी ज़िंदगी, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो उसमें मेरे घर वालों का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मतलब सेल्फलेसली किया, जो किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, सो आई रिस्पेक्ट देम अलॉट। अब जब मैं बड़ी हुई तो उन्होंने मुझे एक रिलीजन का भी वो दिया, फ्रीडम दिया। वो बोलते देखो हमारा बिलीव्स वो नहीं है जो तुम्हारा बिलीव्स है। आई स्टार्टेड रीडिंग कुरान इन द हाई स्कूल। आई डिडंट इवन नो दैट आई एम अ मुस्लिम बाय दैट टाइम, आई डिडंट नो। बट मेरे जो अंदर से जो चीज़ें थी, अब मैं शायरी वगैरह, वो सब मेरे फैमिली में था। ये जैसे जब मेरे को मालूम चला अपनी अम्मी के बारे में, तब पता चला कि ये सब वो लोग लिखने का शौक रखते थे, और वो चीज़ें मेरे अंदर कुदरती आई। तो घर वालों को भी एक रहता है, प्राउड भी हैं, बस वो कहते हैं कि भाई सेफ रहो, फिल्म इंडस्ट्री है ना। तो यही सब था। और मेरा ये रहता है कि अगर मैं कुछ कमा रही हूँ, उसका कुछ हिस्सा उन बच्चों को जाए जो एक्चुअली, जिनके लिए एजुकेशन बहुत मैटर करता है। अभी हर किसी को माँ बाप नहीं मिलते, हर किसी को, कुछ लोगों को औलाद नहीं मिलती। मतलब एक होता है ना कि अगर हम, पढ़ाई एक ऐसा वेपन है कि आप कुछ बहुत कर सकते हैं अपनी लाइफ में, स्किल हो गया, पढ़ाई हो गया। सो मेरा, जब मैं हैदराबाद आई, इंडस्ट्री में आई, तो पहले महीने से मेरा ये रहा, चाहे मैं कम कमाऊँ या ज़्यादा कमाऊँ, एक फिक्स्ड अमाउंट जाएगा ही जाएगा ऑर्फनेज में। हाँ, क्योंकि मैं पहले भी करती थी, पर वो फिक्स नहीं था। कभी हमने देखा किसी को, हमने कर दिया, पर मैंने फिर वो फिक्स कर दिया।
ओके। कि जब मैं आज से 20 साल बाद जब मैं खुद को देखूं ना, तो मुझे एक, भले ही मैं कुछ बनूं ना बनूं, पर एक सुकून हो, यू नो। आई एम इमोशनल ऑन दिस। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अदर। लव लाइफ के बारे में बात करें। लव लाइफ, बॉयफ्रेंड वगैरह। मेरा लव लाइफ के नाम पे ना, मतलब क्या बोलते हैं, किस्मत डूबा हुआ है क्या है। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है अभी तक? नहीं, आई विल टेल यू, अगर हमें कोई पसंद आ जाता है तो उसको हम पसंद नहीं आते। करेक्ट। मतलब और बहुत से लोगों को जिनको हम पसंद है, हमें वो हमारे तरह की नहीं लगते। हाँ, एक स्कूल टाइम में क्रश था, हाई स्कूल में, वो क्रश ही रह गया। मतलब मैं कभी बोल नहीं पाई, ठीक है। क्यों? यार नहीं थे गट्स, बोला ना मैं पढ़ाकू बच्ची थी। एक इमेज होता है आप, तो फिर क्रश कैसे हो गया, मतलब किस क्रश आदत बोले से हो तो गया? वो बंदा बहुत अच्छा बोलता था, ही वाज वेरी गुड स्पीकर, ही यूज्ड टू प्ले दैट गिटार, ही वाज हैंडसम, बट हाँ थोड़ा हेल्दी था, बट बिल्कुल वाइट, ओके। मतलब शेव्ड था, फुल शेव टाइप था। उस टाइम पे पता नहीं मुझे फुल शेव लड़के पसंद कैसे आते थे। अभी तो अगर कोई बोले कि नो बियर्ड नो निकाल, खत्म, तुम्हारा बियर्ड नहीं है, मैं शादी नहीं कर सकती। रीजन? आई लव बियर्ड। पर उस टाइम पे भाई बच्चों जैसे ही थे, तो बच्चों जैसे ही पसंद आएंगे, ठीक है। और मैं इतनी पागल थी उस लड़के के पीछे कि मैं उसको देख रहे, तो खुश हो रहे, शर्मा रहे, बोले तो ब्लश कर रहे। और बाहर क्लास की लड़कियां, क्या हुआ रिया, क्या हुआ रिया, मैंने कहा कुछ नहीं। सो आई यूज्ड टू गो टू वॉशरूम एंड लाइक what did I see like that? टीनेजर टाइप। Teenage time, I was around 14-15 only. तो मैं कभी बोली नहीं उसको। एक ये ट्रूथ एंड डेयर करके एक बकवास गेम होता था, हाँ अभी भी जिसकी है। वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। लड़कियों ने पूछा कि अच्छा क्लास में सबसे अच्छा लड़का कौन लगता है आपको, मैंने उसका नाम दे दिया। अब भाई उस लड़के को जो परेशान करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं थी एक बॉय का टाइप वाली लड़की, सो मेरे ऊपर अट्रैक्शन किसी को मेरे लुक्स के लिए नहीं हो सकता था उस टाइम। वो वक्त ऐसा था, मैं कैसी हूँ, कैसे मार्क्स लाती हूँ, कैसा मेरा बिहेवियर, उस पर कोई पसंद कर सकता था मुझे, पर लुक्स पे नहीं, ठीक है। सो ही पता नहीं लोगों ने उसको क्या बोला क्या नहीं, वो तुझे पसंद करती है, वो तुझे पसंद करती है, उसको ना दिमाग कर दिया उसका। सो जब भी वो मेरे को देखता, एक फ्रेंड था उसका, बेस्ट फ्रेंड, पतला सा, और वो हेल्दी था, ठीक है। वो लोग अगर ऐसे आ रहे, वो इस साइड से आ रहा, ठीक है, दूसरा फ्रेंड उसका साइड, और उसने देख लिया मैं सामने से जा रही हूँ, रास्ता कर देता था। रास्ता चेंज कर देता था। एंड ही वाज मतलब अनबियरेबली रूड टू मी। ऑल्दो आफ्टर दैट अच्छा वी नेवर टॉक्ड, बट मेरी उससे बात कितनी हुई होगी, एक बार मैंने उससे इरेजर मांगी थी, प्लीज इरेजर चाहिए। ठीक है, मतलब वो ऐसा था। उसके बाद होली का टाइम था, उसका बर्थडे 26 मार्च को आता है, मुझे अभी याद है। याद है भाई, पहला प्यार था, बोला नहीं बट पसंद था, पागल थी मैं बोली तो। एक होता है ना यार, जो प्योर लव है ना, वो टीनेज में ही होता है। करेक्ट। अभी आजकल तो प्योर टीनेज में भी नहीं हो रहा, हमारे टाइम में मासूम थे। अभी के लोग पता है क्या है, मटेरियलिस्टिक है। अभी हम, अगर आप शादी भी करने जाओगे ना, आप सोचोगे कितना कमा रहा, कैसा दिख रहा, मेरे साथ कैसा दिखेगा, कैसा नहीं दिखेगा। पर आप टीनेज में क्या सोचते थे, कुछ नहीं, बस आपको पसंद आया और आप उसको देखने में भी खुश हो जा रहे हैं, आपको उससे कुछ चाहिए नहीं। दैट वाज प्योर लव। अभी तो भाई सौदे कर ले रहे, लव मैरिज को भी बदनाम कर रखा। सो वैसा ही था। तो मेरा आपसे अगला ये सवाल है कि आप पार्टी वगैरह करते हो? बिल्कुल, मैं क्लबिंग करती हूँ, मैं पार्टीज, मतलब ये है कि अभी लिमिट में करती हूँ। पहले ये था कि बहुत ज़्यादा पार्टीज में जाती थी, और ऐसे ऐसे मतलब इंसिडेंट्स हो जाते हैं आपके साथ क्लब में जाओ तो। अब मेरा क्या था कि मुझे अपने पैसों की पीनी है, ठीक है। अब मैंने कभी किसी को बोला नहीं कि भाई तुम्हारे साथ चल रहा है या फिर फ्रेंड्स के साथ चलना है, तो मैं अकेले चली जाती थी स्टार्टिंग में। तो अब मैंने ऑर्डर कर दिया अपना जो भी ड्रिंक ऑर्डर करना है, उसके बाद कोई ना कोई एक ऐसा नमूना आ जाएगा, ठीक है। और वो एक बंदा तो अभी भी मुझे याद है, आया टेबल के पास मेरी, उसने सीधा पूछा हाय। उसके बाद वो पूछता है डू यू नीड एनी कंपनी। तो जब भी आप सैड होती हो तो आप किसके पास जाती हो, मतलब फादर या मदर या फ्रेंड? जब भी मैं सैड होती हूँ तो मैं किसी के पास नहीं जाती हूँ। नहीं, फिर मैं हमेशा से ना, मुझे आदत रही थी अपने चीज़ें अपने आप तक रखने की। तो अगर मैं बहुत सैड होंगी ना, सो आई विल गो टू
like go out, I will feed stray animals or something like that. Greenery हो गया, animals, kids. These three things give me happiness. So you love animals? I love cats especially. हाँ, animals भी सब अच्छे ही हैं, but हाँ मुझे cats बहुत पसंद हैं. ऐसा. Do you have one? No, because अभी आपको अगर आप किसी जानवर को लेके आ रहे हो और आप उसका ख्याल ना रख पाओ तो आपको नहीं पालना चाहिए. तो इसलिए अभी ऐसा मौका नहीं आया है कि मैं ख्याल रख पाऊँ, तो मैंने नहीं पाया. Okay. तो आपकी लाइफ का बिगेस्ट फियर क्या है? किसी का होता है, किसी का कुछ खोने से किसी को डर लगता है, तो आपका क्या है? मुझे अपने पेरेंट्स, जो ये फैमिली है, उनको खोने का थोड़ा डर लगता है. देखिए एज जैसे जैसे बढ़ता है ना अपने मम्मी पापा का, तो वो मैं किसी चीज़ से नहीं डरती. कोई लोग बोलते हैं ना ऊंचाई से डर लग रहा है या किसी जानवर से लग रहा है, मुझे मरने से भी डर नहीं है. मतलब मैं इतनी स्ट्रांग हूँ इस मामले में. लेकिन व्हेन इट कम्स टू माई ओन पेरेंट्स, देन यार एक होता है ना, अगर उनको थोड़ा, अभी मेरे पापा की 2-3 दिन पहले तबीयत ठीक नहीं थी, मैं शूट पे दिया, जस्ट टॉक टू हिम ओवर द कॉल एंड मुझे उनका वॉइस वीक लगा. सो आई कुडंट स्टॉप माई टीयर्स, क्योंकि मैंने उनको ना इतना वीक नहीं देखा कभी. तो एक पेरेंट्स को खोने का थोड़ा डर रहता है, क्योंकि जैसे जैसे एज उनका ऑलरेडी ज़्यादा है. हाँ. आपकी लाइफ में आप किससे ज्यादा अटैच्ड हो? मैं बोलूँगी मैं अपनी मम्मी से ज़्यादा अटैच्ड हूँ. कि ऐसा है ना कि वो, मतलब मैं आपको बताऊँ, मैंने जब पहली बार मैंने क्लबिंग का जैसे जिक्र किया था, तो जब मैंने पहली बार क्लब गई या पहली कोई पार्टी की, तो मैंने अपनी मम्मी को बताया. जब मैं पहली बार आयशा ने वापस अपना बायोलॉजिकल नेम यूज़ कर रही थी, मैंने उनसे परमिशन ली. सो जो भी मैंने किया है ना आज तक, मैंने अपने मम्मी पापा को बता के या उनसे परमिशन लेके किया है. ऐसे अचानक से कुछ करके मैं उनके पास नहीं गई हूँ कि ये हो गया. सो मेरी मम्मी बहुत मतलब एक होता है सपोर्टिव है वो. तो हर चीज़ में दे हैव सपोर्टेड मी. हाँ, वो ये बोल देंगे कि देखो अभी आप ये डिसीजन ले रहे हो, इसमें हम शायद फेवर में नहीं हैं, बट वॉट एवर हैपन्स वी आर देयर फॉर यू. दैट्स ग्रेट. हाँ, तो मेरे मम्मी का एक वो सपोर्ट बहुत अच्छा है मेरे साथ. अच्छा, तो अगर हम बात करेंगे आपके जैसे मॉडलिंग का हो गया या फिर फिल्म इंडस्ट्री का हो गया, तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्कैम होता है लोगों के साथ, कि ये बोलते हैं कि हम आपको ऑफर करेंगे, लेकिन वो मतलब निकलते हैं फ्रॉड. तो आपके साथ कभी कुछ स्कैम हुआ है? मेरे साथ स्कैम हुआ नहीं है, क्योंकि एक तो हम सेल्स बैकग्राउंड से थे पहले. ठीक है, तो इतने हमने एक दिन में इतने लोगों से कॉल पे बात की है, तो आइडिया में लग जाता है. ओके. और जब मैं नई नई भी थी ना इस लाइन में, जहाँ लोग मुझे गलत अप्रोच कर रहे थे, सो आई वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मेरे ये उसूल है, मैं इनसे नहीं हटूँ. ओके. दूसरा ये है कि जब आपको कोई कॉल पे आपसे या तो पैसा मांगे, कि शूट के लिए पैसा मांग रहा है, तो वो गलत है. अगर आपसे कुछ गलत फेवर मांग रहे हैं तो भी आपको मना ही करना है. अब आप, और ये भी होता है बहुत बार, वो आपको ये बोल देंगे कि ये इतने बड़े ब्रांड का शूट है, वो आपको पूरा लालच देंगे, एंड दे विल आस्क फॉर योर बिकनी पिक्स इफ यू आर टू मच मनी माइंडेड. अभी एक होता है ना, आप अगर अपनी ऐसी तस्वीरें किसी को भेज दो, फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता. करेक्ट, कि ये ब्रांड शूट के बोले कि इतने लाख का शूट है. अभी परसों की बात है, ये चीज़ भी है, और मैं 2 मिनट में पहचान गई थी. मेरे फ्रेंड्स साथ में थे, वो कह रहे यार इतनी बड़ी शूट है, तूने मना कैसे कर दिया. मैंने कहा वो फ्रॉड है. तो एक होता है ना, आप देखते देखते आप सीख जाते हैं. तो मुझे अभी 5-6 महीना ही हुआ है इंडस्ट्री में, तो पता लग जाता है. ऐसा कभी भी आप पैसे या कोई आपसे ऐसी तस्वीरें मांगे तो आपको मना करना है. और ऐसा मैं तो बोलूँगी ऐसा प्यार में भी इतना ही है, चाहे प्यार के उस पर कोई अगर आपके साथ गलत करना चाहता है तो आपसे या तो पैसा मांगेगा. काम भाई, काम आप क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए करते हैं, तो आपको क्यों पैसा देना है किसी, है ना. और अगर आपसे कोई उल्टा सीधा मांग रहा है, वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है. तो ये चीज़ बताइए आती है, क्योंकि मैं अभी घर पे भी ना, जब मुझे लगता है ना मैं कंफ्यूज हो रही हूँ इस चीज़ को लेकर, नहीं आ रहा मुझे समझ में, सो आई डिस्कस इट विद माई मदर कि ऐसा ऐसा ऑफर आया है, आपको क्या लगता है. वी मे एंड अप टॉकिंग फॉर 2 hours until unless we reach a conclusion. तो जब भी मुझे डिसीजन नहीं समझ में आ रहा है, मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ. तो आपके हॉबीज के बारे में पूछेंगे. हॉबीज सिंगिंग. रुको.
तो आपके हॉबीज क्या क्या है? मुझे गाना गाना पसंद है, मुझे डांस करना पसंद है, पर वो इतना बेहतरीन मैं करती हूँ कि उसको 4 दीवारों में सिर्फ खुद के दरमियान रखे तो अच्छा है। तो पर हाँ, मुझे डांस पसंद है और गाना गाना बहुत पसंद है। बचपन में ना क्या था, हम एग्जाम देते तो मैं सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश इन 3 सब्जेक्ट की टॉपर थी। ओके। तो एक उस टाइम पे एक कांटा लगा गाना था राखी सावंत का, हमें मतलब भी नहीं मालूम। एंड आफ्टर एवरी एग्जाम, लाइक सोशल साइंस के एग्जाम के बाद तो मैं हमेशा वही गाना गुनगुनाते हुए जाती थी। और मम्मी पूछते एग्जाम कैसा गया, पूछो मत, इतना अच्छा गया। फिर तो मार्क्स आते थे और पेरेंट्स पूछते थे कि क्या ये देखो कैसा गया। मतलब अगर 100 में से 99, 98 आ रहा है ना, सो दे विल आस्क वो 1-2 मार्क्स कहाँ गए तुम्हारे, तुम तो टॉपर हो ना। बहुत टॉपर बनते। वो फर्स्ट बेंचर वाला था, हाँ सर मेरे को आंसर मालूम है। वैसा। तो गाने का शुरू से शौक रहा। शायरी, पोइट्री 6th स्टैंडर्ड से मैंने इंग्लिश पोइट्री स्टार्ट किया था। तो आपने लिखना कब से स्टार्ट किया? 6th स्टैंडर्ड। 6th स्टैंडर्ड में मैंने लिखना स्टार्ट किया इंग्लिश में। मेरे पास पूरा कलेक्शन है इंग्लिश पोइट्री का, जो मैंने आज तक रिवील नहीं किया है। बिकॉज कब करोगी रिवील? जब मुझे बुक पब्लिश करनी होगी तब मे बी, या फिर मैं स्क्रिप्ट राइटिंग में स्क्रिप्ट भी लिख रही हूँ अभी। ठीक है, तो ये चलता रहता है सिलसिला। मैं खुद के लिए लिखती हूँ, मुझे ये नहीं होता कि आप को मेरा पोइट्री कैसा लगा कैसा नहीं, क्योंकि मैं प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं लिखती। अब प्यार मोहब्बत के बारे में आप जब लिखते हो ना तो आपको बहुत वाहवाही मिलती है, क्योंकि लोग रिलेट कर पाते हैं। और मैं लिखती हूँ सोशल इश्यूज पे, पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज। पॉलिटिक्स पे मैं नहीं लिखती भाई, मैं सही उम्मीदवार नहीं हूँ उसके लिए। तो ये लिखने का आपको ख्याल वो कब से आया आपको, मतलब कब से लिखना स्टार्ट मेरी, किया? हाँ मैं आपको बताती हूँ। 6th क्लास में एक मैम थी, मुक्ताश्री मैम। ओके। मतलब मैं बहुत मिस करती हूँ उनको। बोले तो शी वॉज टीचिंग, शी यूज्ड टू टीच इंग्लिश। ओके, पता नहीं यार वो इतना अच्छे से पढ़ाती थी और उन्होंने इतना सपोर्ट किया। मैं एक छोटे से कस्बे शामली, अभी तो डिस्ट्रिक्ट बन गया था कुछ साल पहले वो, पर उस टाइम पे कस्बा था। तो शामली से हम पापा का ट्रांसफर हो गया था लखनऊ। अभी शामली में चलता है तू तुम ऐसे बात करते हैं, और आप पे बिल्कुल वो लखनऊ में आप करके, नवाबों की इज्जत, छोटे बच्चों से भी आप करके बात करते हैं। और वहाँ पे इंग्लिश वाले टीचर का रूल ये था इंग्लिश में ही बात करनी है। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें उनसे मैंने सीखी। अगर मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हुई है तो उसका क्रेडिट सिर्फ उनको जाता है। मुझे बहुत इंग्लिश टीचर्स ने पढ़ाया, अलग अलग क्लासेस हुई, फिर ट्रांसफ़र हो गया था 7th क्लास के बाद पापा का मुरादाबाद। बट जो उनको मैं नहीं भूल सकती हूँ। एंड उस टाइम पे फ़ोन नहीं होता था यार। मुझे लगता है कि आज भी अगर मुझे वो मिले ना, आई वांट टू हग हर। तो आपको क्या पैशनेट करता है, आपको क्या मोटिवेट करता है लाइफ में? कैमरा। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। मैं बचपन से, मुझे ना लोग बोलते थे यार क्या बनना है, तो पेरेंट्स ने सिखाया बोल दो डॉक्टर बनना है। फिर थोड़े बड़े हुए तो बोला इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर इंजीनियर, ऐसे ही रहता था। 2 ही ऑप्शन होते थे। तो मुझे हमेशा से एक्ट्रेस बनना था, बचपन से। बचपन से। अब देखते हैं कि कितना जा पाते हैं उस फील्ड में, नहीं मालूम। पर हाँ, सपना वही रहा है कि जब मैं परफॉर्म करूं कैमरे के सामने, मैं एक्ट करूं, तो एक्ट ऐसा हो कि लोग उससे रिलेट कर पाएं। मैं देखो, एक एक्टर्स होते हैं, अब मैं जिन लोगों को फॉलो करती हूँ, बोले तो इरफान खान कितने लेजेंडरी एक्टर हैं, राइट। मुझे विद्या बालन बहुत पसंद है। मुझे ऐसे एक्टर्स पसंद है जो एक्चुअली एक्ट के लिए जाने जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं थोड़ा उनका मतलब 20% भी कर पाऊंगी ना, तो मैं सेटिस्फाइड रहूंगी। इट्स नॉट अबाउट मनी। So what's your favorite actress की जिससे आप इंस्पायर हुई है एक्ट्रेस बनने के लिए? मुझे प्रियंका चोपड़ा की ऐतराज मूवी मैंने देखी थी। अच्छा, ठीक है। सो उनका उसमें था नेगेटिव रोल, और उन्होंने इतना अच्छा निभाया था उसको। अब कहने को अगर हम सोसाइटल पैरामीटर के हिसाब से देखें उस जमाने में, तो ये बड़ी बात थी कि ऐसे कोई बंदी किसी को ब्लैकमेल कर ले रही है, एक शादीशुदा आदमी को। और फिर करीना कपूर कोर्ट केस लड़ती हैं उनका, ठीक है, अपने हस्बैंड का। लेकिन अगर हम उसको उस नजरिए से देखें कि उन्होंने एक्टिंग कैसे की, तो मुझे उनका एक्ट इतना नेचुरल लगा था। तो वो एक अलग ही था कि भाई ऐसा भी कोई कर सकता है।
अब जब बोलते हैं ना कि ये सिनेमा पे ये दिखा दिया, वो ऐसा हो गया, बट ऐसी चीजें वाकई में घटती हैं, इसलिए सिनेमा पे है। ये 22 वर्षा चल रहा है बेसिकली। हाँ, सो प्रियंका चोपड़ा। अच्छा, तो आपको लाइफ में से कोई लेसन मिला है जिससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस मिला हो या फिर कोई सबक मिला हो? मुझे एक लेसन ऐसा है कि आपको ना थोड़े अटैचमेंट कम रखनी चाहिए। एक होता है अच्छा इंसान होना। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन उसका फायदा अगर दूसरे उठा ले रहे हैं। देखो, अगर सपोज करो कि किसी ने मुझसे कोई हेल्प मांगी, अब मैंने कर दी, लेकिन अब मैं इस बात से अटैच्ड हूँ कि भाई आगे जब मैं हेल्प मांगूंगी तो वो भी करेगा या करेगी। उम्मीद, तो हाँ, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए किसी से, क्योंकि जब हम उम्मीद रखते हैं कहीं ना कहीं, तो वो जो हेल्प होती है ना, वो एक सौदा हो जाती है पहली बात, और आप हर्ट भी होते हैं। अब मुझे ये इंसिडेंट याद है, अपना हाई स्कूल के एग्जाम्स थे, ठीक है। एक मेरी फ्रेंड थी, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत अच्छी फ्रेंड। हम लोग ना डेली लंच करते थे, हम 3-4 लड़के हम लोग साथ में लंच करते थे। तो हाल ही में आप दुबई गए थे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ से क्या सीखने को मिला आपको? हाँ, तो मैं दुबई गई थी, मैं रही, ठीक है। तो वहाँ पर ये सीखने को मिलता है कि आपको अगर मदद करने वाले लोग मिल रहे हैं तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि दुबई इतना ऐसा देश है, मतलब शहर है, देश नहीं है, ठीक है, ऐसा शहर है जहाँ सब पैसा कमाने के लिए है। लेकिन मेरा किस्मत बहुत अच्छा रहा इस मामले में। There were few Pakistani people also, from Ethiopia. But when it comes to helping, everyone, I didn't find a single person who didn't help me when I did need, and those were the women, not the men. सच में, मतलब मैं शॉक थी कि आप मतलब उन्होंने मुझे एक बार क्या हुआ, मैं कुकिंग कर रही थी, अब यहाँ तो नहीं बनाती थी मैं, वहाँ कुकिंग कर रही हूँ, और मेरा पूरा, मैंने उंगली लिटरली इतना खून आया था, बहुत ज्यादा। वो चाकू बड़ा था, मुझे लगा इससे फास्ट कटेगा। नहीं होता है भाई ऐसा, जिस चीज की आदत होती है वैसा ही करना चाहिए, और बहुत ज्यादा खून बह गया था। उस टाइम पे मेरी इफ्तारी, ठीक है, रमजान था ना? रमजान था स्टार्टिंग, हाँ। मेरी इफ्तारी उन जो साथ में लड़कियां थी उन्होंने प्रिपेयर की थी। नेक्स्ट डे सहरी के लिए भी वो लोग अरेंजमेंट किए थे। तो मुझे, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है वहाँ पे, ओवरऑल अच्छा है। दूसरा ये है कि आप अगर घूमने जा रहे हो इन केस, तो आपको अगर एंजॉय करना है तो भर के पैसा लेके जाओ। सच में, नहीं तो आप ना, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं था, मेरा फर्स्ट टाइम मैं गई, तो मैं इतना लेके नहीं गई थी, तो मैं थोड़ा एंजॉय कर पाई, थोड़ा नहीं कर पाई। और वहाँ पे शॉपिंग अगर आप कर रहे हो और अगर आपने बैग्स नहीं लिए हैं, तो आपको आधी चीजें ना ज़कात में डालनी पड़ेगी। एक्चुअली इट हैपेंड कि मैं बहुत कम कपड़े ले गई थी, फिर भी मैं बैग्स वगैरह इस हिसाब से नहीं लेके गई। और अगर आपको कोई बोले, ये मतलब ये डिस्क्लेमर दे रही हूँ मैं, ये मेरा बहुत बड़ा लेसन है दुबई का। अभी वहाँ पे कोई भी ऐसा, आप अगर ओवरस्टे गलती से कर लेते हो, पहले 10 दिन का पीरियड होता था कि आपको फाइन नहीं लगेगा, आपको फाइन लग जाता है। मेरा 6 दिन का ओवरस्टे भर के आई थी मैं। तो अगर कोई आपको बोले ना, तो आपको खुद से दिमाग लगाना है, चेक करना है, किसी की बातों में नहीं आना है। तो आई होप कि आप सबको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो इसी के साथ में आप हमारा ये वीडियो जो है अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।